नमस्कार। हम पढ़ रहे थे प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान। फिर हमने पढ़ा कि जो प्रतिरक्षा है, प्रतिरक्षा क्या है, रोगाणु से लड़ने की जो शरीर की क्षमता है उसे प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रतिरक्षा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है जिसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के अवरोध या बैरियर आते हैं। दूसरे प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वह है उपार्जित प्रतिरक्षा, जो हमें जन्म के बाद हमारा शरीर अर्जित करता है। आज हम पढ़ेंगे सहज प्रतिरक्षा। देखिए, सहज प्रतिरक्षा क्या है। इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे आनुवंशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि यह हमें जन्मजात प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमारे शरीर में पाए जाने वाले जो अनेक प्रकार के अवरोध हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आगे, जो अवरोध हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हमने कुछ जान लिया था। शारीरिक अवरोध, भक्षक आणविक अवरोध, प्रदाह अवरोध और पूरक तंत्र, ये सब अवरोध के अंतर्गत आते हैं जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेशित होने से रोकते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। तो देखिए, सहज प्रतिरक्षा, आपको याद हो गया होगा कि वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है उसे हम सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला अवरोध है वह है शारीरिक अवरोध। देखिए, शारीरिक अवरोध को प्रतिरक्षा की प्रथम रक्षा पंक्ति भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वप्रथम रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से शरीर को बाहर निकालती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शारीरिक अवरोध होते हैं उनको हम प्रतिरक्षा की प्रथम रक्षा पंक्ति के नाम से जानते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो अवरोध होते हैं ये हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको प्रवेश करने से रोकते हैं। अब देखिए, शारीरिक अवरोध के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। इसमें पहला अंग है त्वचा। आपको सबको मालूम है त्वचा क्या है, आपने पढ़ा है त्वचा एक उपकला उत्तक है। त्वचा क्या है, उपकला उत्तक है, और एक स्तरित उपकला उत्तक है। यह आपने 11वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ा है। तो देखिए, जो हमारी त्वचा है, इस त्वचा में दो स्तर होते हैं। जो त्वचा है उसमें दो स्तर होते हैं। एक तो ऊपरी स्तर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, और एक निचला स्तर जिसे डर्मिस के नाम से जानते हैं। तो जो एपिडर्मिस है फिर उसमें भी 5 स्तर होते हैं। एपिडर्मिस में कितने होते हैं, 5 स्तर होते हैं। अब हमारी जो एपिडर्मिस है या जो त्वचा है उसकी जो सबसे ऊपरी परत है वो केराटिनीकृत होती है। आपने पढ़ा है कि त्वचा होती है वो केराटिनीकृत होती है, क्योंकि त्वचा की जो एपिडर्मिस है उसके जो सबसे बाहरी परत है उसमें मृत प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन वो पाई जाती है। ये जो केराटिन प्रोटीन होती हैं इसको रोगाणु पार नहीं कर पाते हैं, रोगाणु इसको भेद नहीं पाते हैं। तो त्वचा में देखिए, दोबारा देखिए, त्वचा में दो परतें होती हैं, एक तो डर्मिस और एक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाहर की तरफ होती है, डर्मिस अंदर की तरफ होती है, या एपिडर्मिस के नीचे क्या पाई जाती है, डर्मिस। अब जो एपिडर्मिस होती है उसमें भी 5 स्तर होते हैं। उन 5 स्तरों में जो सबसे बाहरी स्तर होता है जिसमें केराटिन का जमाव होता है, ये जो केराटिन होती है इसको रोगाणु पार करके अंदर नहीं घुस पाते हैं। अब देखिए, दूसरी परत जो आंतरिक होती है वो डर्मिस होती है। डर्मिस में क्या होता है, वसामय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो डर्मिस है उसमें कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वसामय ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और इन वसामय ग्रंथियों से सीबम नामक जो पदार्थ है वो स्रावित होता है। दोबारा देखिए, जो त्वचा है उसकी डर्मिस है उससे वसामय ग्रंथियाँ पाई जाती है उसमें, जिससे विशेष प्रकार का सीबम स्रावित होता है। इस सीबम में लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ये लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल क्या करते हैं, हमारी त्वचा के पीएच को 3 से 5 तक बनाए रखते हैं। और ये जो पीएच है 3 से 5, जो अम्लीय पीएच है, उस अम्लीय पीएच पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार जो हमारी त्वचा है जो वो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से हमारे शरीर की क्या करती है, सुरक्षा करती है। अब देखिए, दूसरे प्रकार का जो शारीरिक अवरोध है वो है म्यूकस झिल्ली, जिसे श्लेष्मा झिल्ली भी कहते हैं।
देखिए हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो हमारा पाचन तंत्र है और मूत्र जनन पथ है, उसमें आपने 11वीं क्लास के अंतर्गत पढ़ा है कि उसमें उपकला परत होती है या उपकला उत्तक है, उसका जो आवरण है वो पाया जाता है। अब जो ये उपकला उत्तक होता है उसके ऊपर भी श्लेष्मा या म्यूकस परत होती है वो पाई जाती है, और जो ये म्यूकस परत होती है उसमें रोगाणु फंस जाते हैं और फंसने से इन्हें समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि जो श्वसन तंत्र है या जो श्वसन मार्ग है उसमें पाई जाने वाली जो उपकला है वो पक्षमापी होती है। कैसी होती है? पक्षमापी होती है। और जो ये पक्षमापी जो उपकला है, इसमें जो ये रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को जो पक्षमाप होती है, वो पक्षमाप उन रोगाणुओं को समय समय पर आगे की तरफ धकेलती रहती है या बाहर निकालने में क्या करती है? सहायता करती है। तो पक्षमापी उपकला होती है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। फिर देखिए अगला है शारीरिक स्राव। आपने इसके बारे में खूब पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि जो आमाशय है उस आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। फिर देखिए हमारा जो आंसू हैं और लार है, आपने पढ़ा है लार में क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो रोगाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। इसके अलावा जो पुरुष का सेमिनल फ्लूइड है, जो वीर्य है, उसमें स्पर्माइन व जिंक नामक पदार्थ पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से क्या करता है? मनुष्य की सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार जो हमारे शारीरिक अवरोध है, जैसे त्वचा है, म्यूकस झिल्ली है, या अनेक प्रकार के जो शारीरिक स्राव है, जैसे आंसू और लार में लाइसोजाइम, आमाशय में HCl आदि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। अब देखिए सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आने वाला अगला अवरोध है पूरक तंत्र। देखिए पूरक तंत्र क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो पूरक तंत्र होता है वो लगभग 30 प्रोटीन्स का समूह होता है। जो पूरक तंत्र होता है उसमें लगभग कितने प्रकार की प्रोटीन आती हैं? 30 प्रकार की प्रोटीन आती हैं, और उनका नामकरण C1, C2, C3 और इसी प्रकार आगे आगे C30 तक किया गया है। अर्थात इनके जो खोज का क्रम है उसी खोज के क्रम के अनुसार इनका नामकरण C1, C2, C3 इस प्रकार किया गया है। तो जो पूरक तंत्र है उसके अंतर्गत आने वाली जो प्रोटीन है, जिनको C1, C2, C3 आदि नाम दिए गए हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली है वो कौन सी है? C3 है। अब जो ये प्रोटीन होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? ये या तो प्लाज्मा है, आपको मालूम है जो रक्त है उस रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएँ। तो जो प्लाज्मा द्रव है और या फिर जो कोशिका की सतह है उस पर ये प्रोटीनें पाई जाती हैं। अब देखिए ये प्रोटीनें किस प्रकार से शरीर की सुरक्षा करती हैं। तो ये जो प्रोटीनें हैं, पूरक तंत्र के अंतर्गत आने वाली प्रोटीनें होती हैं, ये क्या करती हैं? जो भी रोगाणु है, एंटीजन है या जो सूक्ष्म जीव है, उसकी कोशिका झिल्ली में छेद करके उस रोगाणु को या सूक्ष्म जीव को या एंटीजन को क्या कर देती है? नष्ट कर देती हैं। या फिर जो पूरक तंत्र के अंतर्गत आने वाली जो प्रोटीनें होती हैं वो सूक्ष्म जीव के चारों तरफ क्या बनाती हैं? एक आवरण, जो एंटीजन होता है उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती हैं। उस आवरण की तरफ जो न्यूट्रोफिल हैं, आपने पढ़ा है न्यूट्रोफिल क्या है? एक विशेष प्रकार की WBC हैं जो बक्सकाणु प्रकार की हैं। वो क्या कर देती हैं? इन सूक्ष्म जीवों का भक्षण करके फिर उन्हें क्या कर देती हैं? नष्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार जो पूरक तंत्र है उसमें लगभग 30 प्रकार की प्रोटीनें आती हैं, जो या तो सूक्ष्म जीव की कोशिका झिल्ली में छेद करके उसे नष्ट कर देती हैं, या सूक्ष्म जीव के चारों तरफ क्या बनाती हैं? एक विशेष प्रकार का आवरण बनाती हैं, जिसके तरफ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज नामक जो फेगोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो आकर्षित होती हैं और फिर उस सूक्ष्म जीव का भक्षण करके उसे नष्ट कर देती हैं। फिर देखिए अगला जो अवरोध है वह है बक्ष आणविक अवरोध या सेलुलर फेगोसाइटिक बैरियर। देखिए बक्ष आणविक अवरोध करने का कारण ये है, बक्ष्यकाणु जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है भक्षण करने वाले अणु, लेकिन यहाँ पर अणु नहीं है, ये कोशिकाएं हैं। अब बक्ष्यकाणु प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेज हैं। ये क्या करती हैं? कोई भी जो रोगाणु होता है उसको अपनी कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर लेकर
उसे क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। आपने सुना होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस आपने पढ़ा है, कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों को अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेजेज हैं, ये फेगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा रोगाणु को अंदर लेकर उसका भक्षण करके उसे क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। इसी भक्षकाणी के अवरोध को कोशिकीय अवरोध भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आती हैं, कोशिकाएं आती हैं जो एंटीजन को या रोगाणु को अपने कोशिका झिल्ली द्वारा अंदर लेकर उसका भक्षण कर जाती हैं। फिर देखिए अगले प्रकार का जो अवरोध है वह है प्रदाह अवरोध। पहले तो आपको ये जानना है कि प्रदाह क्या होता है। प्रदाह क्या होता है? आपने देखा है कि आपके जहाँ चोट लग जाती है, सामान्यतः आपने देखा है सबने कि आपके जहाँ चोट लग जाती है उस चोट लगे स्थान पर लाल रंग हो जाता है और वहाँ सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है और वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है। अर्थात अगर आप उस चोट लगे स्थान पर हाथ लगाकर देखोगे तो वो स्थान आपको गर्म दिखाई या गर्म महसूस होगा। ये सब जो क्रियाविधि हैं चरणबद्ध, जिसमें किसी चोट लगे स्थान पर या संक्रमण होने पर लाल रंग के उभार बन जाना, दर्द होना, ऊष्मा उत्पन्न होना, ये सब प्रदाह कहलाते हैं। अब होता क्या है, इस क्रिया के दौरान क्या होता है, जहाँ पर चोट लगती है उस स्थान पर पाई जाने वाली मास्ट कोशिकाएं, उस स्थान की मास्ट कोशिकाएं तथा जो बेसोफिल कोशिकाएं हैं, जो विशेष प्रकार की WBC हैं, विशेष प्रकार की WBC हैं, वो क्या करती हैं, हिस्टामीन और प्रोस्टोग्लैंडिस नामक पदार्थ का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। इस स्राव के कारण क्या होती हैं, जो हमारी रक्त केशिकाएं होती हैं, रक्त केशिकाएं क्या हैं, बारीक महीन रक्त नलिकाएं, वो अधिक पारगम्य हो जाती हैं और उस बारीक महीन जो केशिकाएं होती हैं उनके अधिक पारगम्य होने से प्लाज्मा कोशिकाएं और भक्षकाणु कोशिकाएं अधिक मात्रा में बाहर आती हैं, जो वहाँ पर रोगाणुओं को नष्ट करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो देखिए दोबारा प्रदाह अवरोध क्या होता है। प्रदाह अवरोध क्या है, चोट लगे स्थान पर या संक्रमण वाले स्थान पर लाल रंग का उभार बनना, दर्द, ऊष्मा आदि जो सम्मिलित प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें प्रदाह कहते हैं। फिर देखिए प्रदाह क्रिया में क्या होता है, उस स्थान की मास्ट कोशिकाएं और जो बेसोफिल कोशिकाएं होती हैं वो हिस्टामीन और प्रोस्टोग्लैंडिस स्रावित करती हैं। ये जो हिस्टामीन और प्रोस्टोग्लैंडिस है ये क्या करता है, जो हमारी महीन बारीक रक्त केशिकाएं होती हैं उनको अधिक पारगम्य बना देता है, जिससे जो रक्त केशिका है उसकी दीवार से आसानी से प्लाज्मा कोशिकाएं और भक्षकाणु कोशिकाएं उस चोट लगे स्थान पर आ सके और हमारे जो संक्रमण है, रोगाणु हैं, उनसे शरीर की क्या करती है, उस चोट लगे स्थान पर सुरक्षा करती हैं। तो इस प्रकार आज हमने सहज प्रतिरक्षा पढ़ा। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा क्या होती है, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, इसे आनुवंशिक प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है, वह प्रतिरक्षा जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहज प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। इस सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत हमारे शरीर में के अंतर्गत पाए जाने वाले जो अलग अलग प्रकार के अवरोध होते हैं वो अवरोध इस प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत हमने पहला जो अवरोध है वो पढ़ा शारीरिक अवरोध। इस शारीरिक अवरोध के अंतर्गत आने वाला जो पहला उदाहरण है वह है त्वचा। हमारी जो त्वचा होती है उसके सबसे बाहर की तरफ जो मर्त परत पाई जाती है, जो क्रिएटिन प्रोटीन से बनी होती है, यह क्रिएटिन रोगाणुओं को अंदर घुसने से रोकता है। फिर हमने पढ़ा कि त्वचा के ही नीचे दूसरा स्तर जो डर्मिस है उसमें वसाम्य ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिससे सीबम स्रावित होता है। इस सीबम में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और वसीय अम्ल पाया जाता है, जो हमारी त्वचा के पीएच को कम बनाते हैं और कम पीएच पर रोगाणु विकसित नहीं हो पाते हैं। फिर हमने पढ़ा म्यूकस झिल्ली, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, मूत्र जनन पथ है, उसमें जो उपकला परत है उस उपकला परत पर म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जिसमें रोगाणु फंस जाते हैं। समय समय पर जब उपकला परत की मरम्मत होती है, उसे त्यागा जाता है, तो उसके साथ साथ रोगाणु भी बाहर निकले जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा श्वसन पथ है
उस श्वसन पथ में विशेष प्रकार की पक्षमापी उपकला पाई जाती हैं। पक्षमापी उपकला क्या है? ऐसी उपकला जिसकी कोशिकाओं पर पक्षमाप पाए जाते हैं। जो पक्षमाप होते हैं वो रोगाणुओं को एक निश्चित दिशा में गति करवाकर उन्हें बाहर निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा शारीरिक स्राव, जिसके अंतर्गत देखा आमाशय HCl, आंसू व लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम आदि रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। फिर हमने पढ़ा पूरक तंत्र। पूरक तंत्र में हमने पढ़ा कि लगभग 30 प्रकार की जो प्रोटीनें होती हैं वो मिलकर रोगाणुओं से शरीर की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। फिर हमने पढ़ा बक्षकाणिक अवरोध, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो बक्षकाणु कोशिकाएँ होती हैं जो रोगाणुओं को कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर लेकर उन्हें नष्ट कर देती हैं, जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज। इसे कोशिकीय अवरोध के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रदाह अवरोध, जिसमें चोट लगे स्थान पर विशेष प्रकार की क्रियाविधि से रोगाणुओं से चोट लगे स्थान की सुरक्षा की जाती है। अब देखिए अगले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा का दूसरा प्रकार, उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा आप भली भांति समझने के लिए आवश्यक है कि आप जो WBC हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, उनके संदर्भ में जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है उसको आप भली भांति एक बार अध्ययन कर लें, ताकि आपको समझने में कठिनाई न हो। धन्यवाद।